नमस्ते। स्टोरी नेस्ट 1993 के दर्शकों, आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि स्वयं की खोज की है। एक ऐसी किताब जिसने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की आत्मा को छू लिया। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के शिल्पकार, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई कालजयी कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज की। जरा सोचिए, साल है 1944, द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर है और नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहमदनगर किले की जेल की ऊब भरी कोठरी में बंद है। उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने से रोक दिया गया है। ऐसे समय में उन्होंने अपनी कलम उठाई। ना तो कोई शोधकर्ता, न इतिहासकार, बल्कि एक राजनीतिक कैदी, एक चिंतनशील मन जिसने भारत को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी एहसास से समझने की कोशिश की। यह किताब महज तथ्यों का संग्रह नहीं है, यह एक भारतीय के हृदय से निकली श्रद्धांजलि है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता से लेकर भारत की गुलामी तक के दर्द और फिर उसके पुनर्जागरण की आशा को महसूस किया। नेहरू जी खुद सवाल। अध्याय 1, सिंधु घाटी की प्राचीन चमक। आज सुबह सुबह जेल की कोठरी की खिड़की से मैंने पूर्व दिशा में क्षितिज को देखा। उस पहली किरण ने न केवल अंधेरे को भगाया बल्कि मेरे मन के भीतर भी एक प्रकाश जला दिया, एक ऐसा प्रकाश जो समय और स्थान की सीमाओं को लांघ गया। मैंने स्वयं को एक लंबी अंतहीन यात्रा पर निकला हुआ पाया जिसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले इसी धरती पर एक ऐसी सभ्यता के उदय से हुई थी जिसकी चमक आज भी हमारे रक्त और विचारों में धड़कती है। यह सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। यह विचित्र है ना कि मानव स्मृति कितनी चंचल और चयनात्मक होती है। हमें इतिहास के बारे में जो कुछ पता है वह अक्सर उन शासकों और योद्धाओं के बारे में होता है जिन्होंने विजय के झंडे गाड़े, महल बनवाए और स्तंभ खड़े किए। परंतु उनसे पहले के लोग, जिन्होंने नींव के पत्थर रखे, जिन्होंने नगरों की कल्पना की और जिन्होंने सामूहिक जीवन की कला सीखी, वे अक्सर इतिहास के पन्नों से ओझल हो जाते हैं। सिंधु घाटी के लोग ऐसे ही थे, एक महान और व्यवस्थित सभ्यता के निर्माता जिन्हें हमने बहुत समय तक भुला दिया था, जब तक कि एक दिन एक खुदाई की कुदाल ने उनकी मौन गाथा को फिर से जीवित नहीं कर दिया। मैं अपनी युवावस्था में यूरोप की शिक्षा लेकर लौटा था और तब मेरा ध्यान मुख्यतः स्वतंत्रता के संघर्ष पर केंद्रित था। उस समय हमारा इतिहास वैदिक काल से शुरू होता था, परंतु 1920 के दशक में जब हडप्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई से एक पूरी नई दुनिया हमारे सामने उभरी, तो यह एक चकित कर देने वाली खोज थी। यह ऐसा था जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ का एक अज्ञात और विशाल अध्याय अचानक प्रकट हो गया हो। इस खोज ने न केवल हमारे ऐतिहासिक कालक्रम को बदल दिया, बल्कि हमारी स्वयं की समझ को भी गहराई से प्रभावित किया। एक भूली हुई दुनिया का पुनर्जन्म, सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली, केवल भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। मिस्र की पिरामिडों और मेसोपोटामिया की जिगुरातों के समकालीन यह सभ्यता एक विशाल भूभाग में फैली हुई थी जो आज के उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान तक विस्तृत है। इसके केंद्र थे महान नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। इन नगरों के अवशेष देखकर मन विस्मय से भर उठता है। यह कोई आदिम अनगढ़ बस्तियां नहीं थीं। इनकी योजना और संरचना में एक अद्भुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक कुशलता झलकती है। सीधी सपाट चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पक्की ईंटों से बने मकान और सबसे महत्वपूर्ण एक जटिल और उन्नत जल निकासी व्यवस्था। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को देखिए। यह एक ईंटों से निर्मित संरचना है जिसमें जल रिसाव को रोकने के लिए चूने के गारे का प्रयोग किया गया था। यह केवल एक शारीरिक शुद्धता का स्थान नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और शायद धार्मिक केंद्र भी रहा होगा। इससे पता चलता है कि उन लोगों के लिए सामुदायिक जीवन और सफाई का कितना महत्व था। हर घर में एक स्नानागार और एक अलग से नाली होती थी, जो बड़ी नालियों से जुड़कर शहर से बाहर निकल जाती थी। क्या यह व्यवस्था और सफाई की चेतना
आज भी हमारे गांवों और शहरों में उस स्तर पर देखने को मिलती है? यह प्रश्न मन को कचोटता है। यह नगर नियोजन एक ऐसी सामूहिक चेतना की ओर संकेत करता है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक कल्याण के बारे में सोचती थी। यहां कोई भव्य राजमहल या विशाल मंदिर नहीं मिले हैं जैसे दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद यह समाज पुरोहितों या एक अत्यंत शक्तिशाली राजा के वर्चस्व से मुक्त था। हो सकता है यह एक ऐसा गणतंत्रात्मक या व्यापारिक समाज रहा हो जहां व्यवस्था और संगठन पर अधिक बल दिया जाता था। जीवन और अर्थव्यवस्था एक स्थिर समाज का चित्र। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः कृषक थे। वे गेहूं, जौ, कपास, खजूर और तिल उगाते थे। कपास की खेती में तो वे विशेषज्ञ थे और यही से कपास का प्रसार संसार के अन्य भागों में हुआ। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भारत के ऊन देने वाले पेड़ों का उल्लेख किया है, जो संभवतः इसी प्राचीन ज्ञान की एक झलक थी। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। बैल, भैंस, सुअर, बकरी और भेड़ पालते थे। हाथी और गैंडे से भी वे परिचित थे। कुत्ता पालतू जानवर के रूप में प्रिय था, परंतु गाय, जो आज हिंदू समाज में इतनी पूज्य है, के साक्ष्य उस समय के अवशेषों में विशेष महत्वपूर्ण नहीं लगते। यह एक रोचक तथ्य है जो दर्शाता है कि सभ्यताएं और उनकी मान्यताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। इस सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति उसका व्यापार और उद्योग था। सिंधु घाटी के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के अवशेषों में सिंधु घाटी की मुहरें मिली हैं और वहां के ग्रंथों में मेलुहा नामक एक समृद्ध देश का जिक्र है, जो संभवतः यही क्षेत्र था। वे तांबा, टिन, सोना और कीमती पत्थरों का आयात करते थे और अपने निर्मित माल का निर्यात। उनके उद्योग में मनके बनाना, धातु शिल्प, मुहर निर्माण और मिट्टी के बर्तनों का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी मिट्टी की मुहरें एक कलात्मक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता का उदाहरण है। इन मुहरों पर अक्सर जानवरों के चित्र जैसे बैल, गैंडा, हाथी और कुछ अज्ञात लिपि में लिखे हुए अक्षर उत्कीर्ण मिलते हैं। ये मुहरें शायद व्यापार में स्वामित्व दर्शाने के लिए प्रयोग होती थी या फिर ताबीज का काम करती थीं। कारीगरी की दक्षता का एक और उदाहरण है एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति। यह मूर्ति, जो मोहनजोदड़ो से मिली है, अपनी प्राकृतिक मुद्रा और गति के अभिव्यंजन के कारण अद्वितीय है। यह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण कला दृष्टि का प्रतीक है। इसी प्रकार एक दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति, जिसे पुजारी राजा कहा जाता है, में एक गंभीर और अधिकारपूर्ण भाव है। ये कलाकृतियां बताती हैं कि यह समाज केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक चिंतन में भी रमा हुआ था। लिपि और धर्म, अनसुलझे रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है उसकी लिपि। हजारों मुहरों और बर्तनों पर यह लिपि मिली है, परंतु आज तक कोई भी विद्वान इसे पढ़ने में सफल नहीं हुआ है। यह लिपि चित्रात्मक है और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके ना पढ़े जा सकने के कई कारण हैं। जैसे रोजेटा स्टोन की सहायता से हमने मिस्र की हायरोग्लिफिक्स को पढ़ा था। जब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जाती, तब तक सिंधु घाटी के लोगों के विचार, उनका साहित्य, उनके कानून, उनके शासकों के नाम, सब कुछ अंधकार में छिपा रहेगा। यह ऐसी पुस्तक है जिसके पन्ने तो हमारे सामने हैं, पर अक्षर अज्ञात है। क्या यह लिपि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है या फिर यह कोई और भाषा है? यह प्रश्न भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है। धर्म के बारे में भी हमें केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। मुहरों पर मिले चित्रों से कुछ संकेत मिलते हैं। एक मुहर पर एक देवता का चित्र है जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सिर पर सींगों का मुकुट है। उसे चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा खड़ा दिखाया गया है। कुछ विद्वान इसे पशुपति या शिव का एक आदि रूप मानते हैं। यदि ऐसा है तो यह आधुनिक हिंदू धर्म के कुछ तत्वों की प्राचीनता को दर्शाता है। वृक्ष देवताओं और मातृदेवी की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, भी अनेक मोहरों पर अंकित है, जो शायद किसी धार्मिक या सामाजिक महत्व का प्रतीक था। इन सबसे यह तो स्पष्ट है कि यह समाज प्रकृति पूजक था
और उसके धार्मिक विश्वासों में पशु, वृक्ष और शक्ति के विभिन्न रूपों का महत्व था। पतन और विरासत। एक चिंगारी जो बुझी नहीं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इस पतन के कारणों के बारे में अनेक मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु नदी में बाढ़ या उसके मार्ग बदलने के कारण कृषि और जलापूर्ति प्रभावित हुई। कुछ जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं कि वर्षा कम हो गई और क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गया। कुछ का मानना है कि नदियों के सूखने से व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गए। और फिर एक पुराना सिद्धांत है कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। परंतु अब अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यह पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों के सम्मिलित प्रभाव से हुआ। यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी। नगर धीरे धीरे खाली होने लगे, व्यवस्था टूटने लगी और अंततः यह महान सभ्यता इतिहास के गर्भ में समा गई। परंतु क्या वह वास्तव में समाप्त हो गई, या उसकी चिंगारी भारतीय सभ्यता की अग्नि में मिलकर एक नए रूप में जलती रही? यह एक गहन और मार्मिक प्रश्न है। सिंधु घाटी पारंपरिक मान्यता यह थी कि आर्य एक नई जाति थी जो बाहर से आई और उसने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परंतु आधुनिक शोध इस आक्रमण सिद्धांत पर संदेह करते हैं। यह संभव है कि सिंधु घाटी के लोग और आने वाले आर्य, चाहे वे बाहर से आए हों या यहीं के हों, एक दूसरे के संपर्क में आए और उनकी संस्कृतियों का मेल जोल हुआ। सिंधु घाटी के कई तत्व जैसे स्नान की परंपरा, कुछ देवताओं के आदि रूप, वृक्ष पूजा, पशु पूजा बाद के हिंदू धर्म में समाहित हो गए। हो सकता है कि सिंधु घाटी की नगरीय संस्कृति और वैदिक काल की ग्राम्य पशुचारी संस्कृति के बीच एक सहज संश्लेषण हुआ हो, जिसने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। यह विचार मुझे अत्यंत रोमांचित करता है। भारत की महानता ही यही है कि यह भूमि विभिन्न विचारों, जातियों और संस्कृतियों को आत्मसात करती रही है। यहाँ कुछ भी पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ एक नए रूप में, वह जीवन के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता और प्रकृति के साथ सामंजस्य, ये सब उसकी देन है। अहमदनगर किले की कोठरी से एक सभ्यता को नमन। मैं फिर अपनी जेल की कोठरी में लौटता हूं। बाहर सूरज अब ऊंचा उठ चुका है और उसकी किरणें सलाखों के पार आकर मेरी मेज पर पड़ रही हैं। मैं सोचता हूं, आज हम एक नए भारत के निर्माण का स्वप्न देख रहे हैं। एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र हो, समृद्ध हो, न्यायपूर्ण हो। क्या हम इस प्राचीन सभ्यता से कुछ सीख सकते हैं? हम उनसे नगर नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्व सीख सकते हैं। हम उनकी व्यापारिक नैतिकता और उद्योग धंधों में कुशलता से प्रेरणा ले सकते हैं। हम उनके सामूहिक जीवन से सीख सकते हैं कि बिना अत्यधिक केंद्रीकरण के भी एक बड़े समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। और सबसे बढ़कर हम उनकी उस चेतना से सीख सकते हैं जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कोई स्वर्णिम अतीत नहीं है जिसकी ओर हमें पलटकर देखते रहना चाहिए। वह तो एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें यह दिखाता है कि इस भूमि पर मानव की रचनात्मक शक्ति कितनी विलक्षण रही है। वह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है और हमारी विरासत कितनी समृद्ध। जब मैं इस कोठरी में बैठा हूं तो मुझे लगता है कि मैं केवल अहमदनगर किले में कैद नहीं हूं, मैं समय की कैद में हूं। और इसी कैद में मुझे अपने अतीत की ओर देखने का अवसर मिला है। सिंधु घाटी के those anonymous men and women, those unknown planners and artisans, they are not just names in a history book. They are a part of अध्याय 2, वैदिक युग, गाथा गीत और दर्शन। सिंधु घाटी की मौन भव्य नगर योजना और उसकी रहस्यमयी लिपि के बाद इतिहास का पहिया आगे बढ़ता है और हम एक ऐसे युग में प्रवेश करते हैं जो ध्वनि और शब्द से परिपूर्ण है। ये युग है वैदिक युग का, एक ऐसा कालखंड जब मानव मन प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए जिज्ञासा और विस्मय से भरा हुआ था, और उसने अपनी इस जिज्ञासा को गीतों, मंत्रों और दार्शनिक चिंतन के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यदि सिंधु घाटी सभ्यता भारत का मूक पृष्ठ है, तो वैदिक युग उसका मुखर और गायनशील पृष्ठ है। जेल की इस निस्तब्धता में जब मैं वेदों के मंत्रों को याद करता हूं, तो मुझे लगता है मानो हजारों वर्ष पूर्व के वन प्रांतरों में बैठे ऋषियों का कंठनाद मेरे कानों में गूंज रहा हो।
यह केवल धार्मिक पूजा का आह्वान नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति एक जीवंत, सजग और काव्यमय प्रतिक्रिया थी। यह वह युग था जब भारतीय मन ने अपनी विशिष्ट छाप छोड़नी शुरू की। उसने अदृश्य को जानने की, परम सत्य को टटोलने की और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की चेष्टा की। आर्य और उनका आगमन एक ऐतिहासिक पहेली। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, परंतु यहाँ एक गहरा ऐतिहासिक विवाद निहित है। पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार ये आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें दास या दस्यु कहा गया, को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह सिद्धांत एक आक्रमण और संघर्ष की कहानी कहता है, परंतु आधुनिक पुरातात्विक और भाषाई शोध इस सरल व्याख्या पर संदेह करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा कोई बड़ा आक्रमण हुआ था, या फिर यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जिसमें विभिन्न कबीलाई समूहों का धीरे धीरे प्रवास और यहाँ की मौजूदा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उनका सम्मिश्रण हुआ? संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नई, स्फूर्तिमान संस्कृति का उदय हुआ, जिसने पुराने तत्वों को आत्मसात कर लिया और उसे एक नई दिशा दी। यह बहस अकादमिक जगत में जारी है, और मेरे विचार से सत्य किसी एक छोर पर नहीं है। भारत का इतिहास कभी भी एकांगी नहीं रहा। यह सदैव विविधताओं के मेल और संश्लेषण की कहानी रही है। वैदिक साहित्य में जिन दासों का उल्लेख है, वे सिंधु घाटी के निवासी हो सकते हैं, और उनके साथ संघर्ष के भी संकेत मिलते हैं, परंतु साथ ही उनके बीच सह-अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान के सबूत भी है। आर्यों ने दासों की भाषा से शब्द लिए, और दासों ने आर्यों के देवताओं और रीति रिवाजों को अपनाया। यही तो भारत की सनातन प्रक्रिया रही है, अलग अलग धाराओं का एक सागर में मिल जाना। वैदिक साहित्य ज्ञान का महासागर। वैदिक युग की सबसे बड़ी देन है उसका साहित्य। वेद श्रुति कहलाते हैं, अर्थात सुना हुआ। ये ईश्वर प्रदत्त नहीं, बल्कि ऋषियों की अंतर्दृष्टि का फल है, जिन्हें उन्होंने सुना और फिर शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से आगे बढ़ाया। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण का एक अद्भुत काव्य संग्रह है। इसमें प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, उषा की स्तुति में रचे गए 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त केवल प्रार्थना नहीं है, बल्कि उस युग के मानव के आशंका, आशा, विस्मय और दार्शनिक चिंतन का दस्तावेज है। सामवेद, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय रूप दिया गया है। यह संगीत और लय का वेद है। इससे पता। यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों में है, और इसमें यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन है। अथर्ववेद, यह वेद जनसामान्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें रोग निवारण, शत्रु विनाश, प्रेम मंत्र, कृषि उन्नति और लोक जीवन से संबंधित अनेक सूक्त है। अंधविश्वास और जादू टोने के करीब भी है, और इसी कारण प्रारंभ में इसे अन्य 3 वेदों के समकक्ष नहीं माना जाता था। वेदों के बाद उपनिषदों का युग आता है, जो भारतीय दर्शन की चरम ऊंचाई है। यदि वेद बाह्य यज्ञ और कर्मकांड पर बल देते हैं, तो उपनिषद आंतरिक चिंतन और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। वेदों का कर्मकांड और उपनिषदों का ज्ञान कांड, ये भारतीय चिंतन के 2 पहलू हैं जो आज तक चले आ रहे हैं। वैदिक जीवन और समाज, ग्राम्य जीवन से राज्य की ओर। आरंभिक वैदिक काल में आर्य लोग मुख्यतः सप्त सिंधु और उसकी सहायक नदियों की समाज कबीलाई ढांचे पर आधारित था। समाज का मुखिया राजन होता था, जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था और शांति के समय न्याय करता था, परंतु उसकी शक्ति निरंकुश नहीं थी। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं, जिनमें कबीले के वरिष्ठ और बुद्धिमान लोग शामिल होते थे और राजा को सलाह देते थे। यह एक प्रकार का प्रारंभिक लोकतंत्र या गणतंत्र था। बाद के वैदिक काल में जब आर्य लोग गंगा के मैदानों की ओर बढ़े, तो उनके जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। कृषि अधिक विकसित हुई, लोहे के प्रयोग से जंगल साफ किए गए और बस्तियां स्थायी हुईं। इससे समृद्धि आई और समाज का ढांचा अधिक जटिल हुआ। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्य बनाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई
और उसके अधिकार को दैवीय स्वरूप देने की कोशिशें होने लगीं। अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञों का आयोजन इसी शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा था। वर्ण व्यवस्था, एक कार्यात्मक विभाजन से जन्मजात व्यवस्था तक। वैदिक युग में समाज का विभाजन 4 वर्णों में हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभ में यह विभाजन जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म और योग्यता पर आधारित था। एक व्यक्ति अपने काम के अनुसार किसी भी वर्ण का हो सकता था। ब्राह्मण, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ अनुष्ठान का कार्य। क्षत्रिय, शासन, सेना और प्रजा की रक्षा का दायित्व। वैश्य, कृषि, पशुपालन और व्यापार। शूद्र, सेवा का कार्य। यह एक कार्यात्मक विभाजन था जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक था। परंतु बाद के वैदिक काल में यह व्यवस्था कठोर और जन्मगत हो गई। एक व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से तय होने लगा और उसमें परिवर्तन संभव नहीं था। यह कठोरता भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बन गई और सदियों तक समाज को विभाजित करती रही। यह एक ऐसी विडंबना है कि जिस युग ने मानव मन की मुक्ति के लिए इतना उन्नत दर्शन दिया, उसी युग में एक ऐसी सामाजिक बंधन की नींव पड़ी जिसने मानव की सामाजिक मुक्ति को सीमित कर दिया। दर्शन और चिंतन, ब्रह्म और आत्मन की खोज। वैदिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका दार्शनिक चिंतन है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है वह अद्वितीय है। नासदासीन नो सदासीत तदानीं नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमावरीवा कुह तस्य शर्मन्नम भ किमासीद गहनम गभीरम। उस समय न सत था, न असत था, न आकाश था, न धरती थी। क्या छिपा था, कहाँ, किसके आश्रय में? क्या जल था, गहन गंभीर। यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक जिज्ञासा है, एक रहस्य बोध है। यही से भारतीय दर्शन की यात्रा शुरू होती है। प्रारंभ में देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक थे: अग्नि, आग, इंद्र, वर्षा और युद्ध, वरुण, नैतिकता और कॉस्मिक ऑर्डर, सूर्य, जीवनदायी शक्ति। परंतु धीरे धीरे इन बहुदेववादी विचारों के पार जाकर एक की खोज शुरू हुई। उपनिषद इसी खोज का शिखर है। उपनिषदों का केंद्रीय विचार है एकं सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसी में आत्मन और ब्रह्म की अवधारणा विकसित हुई। आत्मन व्यष्टि आत्मा और ब्रह्म परमात्मा एक ही है। तत्त्वम असि, तू वही है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी है कि परम सत्य बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। मुक्ति का मार्ग बाहरी यज्ञ बलि में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में है। इसी से योग और ध्यान की परंपराओं को बल मिला। उपनिषदों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया। मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत ने भारतीय मनोविज्ञान और नैतिकता को गहराई से प्रभावित किया। नारी की स्थिति और शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक काल में नारी की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ऋग्वेद में अनेक विदुषी नारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे अपाला, घूषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा आदि, जिन्होंने मंत्रों की रचना की। कन्याओं का जन्म स्वागत योग्य माना जाता था और उनके विवाह की आयु भी अधिक नहीं थी। विधवा विवाह की अनुमति थी। परंतु बाद के वैदिक काल में नारी की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया। पुत्र की कामना बढ़ने लगी और नारी की भूमिका घर तक सीमित होती चली गई। यह एक दुखद परिवर्तन था। विरासत और प्रासंगिकता। वैदिक युग ने भारत को एक ऐसी बौद्धिक और आध्यात्मिक पूंजी दी जो आज तक उसका मार्गदर्शन कर रही है। इस युग ने हमें स्वतंत्र चिंतन का साहस दिया। उपनिषदों का दर्शन, जो शंका और प्रश्न से शुरू होता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक ऐसे युग में जब दुनिया भौतिकवाद और संकीर्णतावाद में उलझी हुई है, वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है, हमें राह दिखाता है। वैदिक युग की सीमाएं भी थीं। बढ़ता कर्मकांड, सामाजिक असमानता, नारी की गिरती स्थिति। परंतु इसकी महानता यही है कि इसने इन सीमाओं के भीतर से ही उन विचारकों को जन्म दिया जिन्होंने इनका विरोध किया। बुद्ध और महावीर, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, वैदिक कर्मकांड और जाति पाति के विरोध में खड़े हुए और उन्होंने भी उपनिषदों के आत्मज्ञान के मार्ग को ही आगे बढ़ाया। जेल की इस कोठरी में बैठकर
मैं सोचता हूं कि आज का भारत कितना वैदिक है। क्या हमने उस मुक्त चिंतन और जिज्ञासा की भावना को बनाए रखा है, या फिर हमने केवल बाहरी रीति रिवाजों और सामाजिक बंधनों को ही अपनाया है? वैदिक युग की सच्ची विरासत तो उसकी बौद्धिक साहस और आध्यात्मिक गहराई है, और यही वह चिंगारी है जिसे हमें फिर से सुलगाना है। सिंधु घाटी की मूक प्रतिभा और वैदिक युग की मुखर जिज्ञासा, ये दोनों मिलकर भारतीय सभ्यता की नींव के दो पाषाण बने। अब हम आगे बढ़ेंगे उस युग की ओर जब ये विचार जन जन तक पहुंचे, जब उपनिषदों के गूढ़ दर्शन को लोक भाषा में समझाया गया, और जब भारत ने अध्यात्म के क्षेत्र में दुनिया को दो महान टीचर्स बुद्ध और महावीर दिए। अध्याय 3, विद्रोह और संश्लेषण। बुद्ध और महावीर। वैदिक युग के उस गहन दार्शनिक चिंतन और कर्मकांड के जटिल जाल के बाद भारतीय इतिहास में एक नया क्रांतिकारी मोड़ आता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह दौर केवल धार्मिक उथल पुथल का ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और बौद्धिक क्रांति का काल था। यह वह समय था जब मनुष्य ने बाहरी रीति रिवाजों और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू किया और स्वयं के भीतर झांककर सत्य की खोज का रास्ता तलाशा। इसी युग ने दो महान आत्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी मानव जाति के विचार और आचरण को गहराई से प्रभावित किया। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। अहमदनगर किले की इस निर्जन कोठरी में, जहां बाहरी दुनिया से कोई सीधा संपर्क नहीं है, वहां बैठकर इन महापुरुषों के जीवन और शिक्षाओं पर विचार करना एक अद्भुत अनुभव है। उन्होंने भी एक प्रकार से सांसारिक सुखों की इस कारागार को तोड़कर मुक्ति का मार्ग खोजा था। उनकी शिक्षा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, परिवर्तन का वातावरण। बुद्ध और महावीर का जन्म एक ऐसे युग में हुआ था जब भारतीय समाज और धर्म गहरे संकट से गुजर रहे थे। बाद के वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था। यज्ञ और कर्मकांड इतने जटिल और खर्चीले हो गए थे कि वे सामान्य जन की पहुंच से बाहर थे। पशु बलि एक आम बात हो गई थी। सबसे बढ़कर वर्ण व्यवस्था एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी, जिसने समाज को टुकड़ों में बांट रखा था और शूद्रों तथा महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसी समय गंगा के मैदानों में बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था, जैसे मगध, कौशल, वत्स। नगर बस रहे थे, व्यापार वाणिज्य फल फूल रहा था और एक नया धनिक वर्ग उभर रहा था। इस नए आर्थिक और सामाजिक परिवेश में पुरानी रूढ़ियां टूट रही थी। महावीर स्वामी और जैन धर्म। अहिंसा का चरम। वर्धमान महावीर लगभग 505 ता 556 ईसा पूर्व एक क्षत्रिय राजकुमार थे, जिनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे जिन विजेता अर्थात महावीर कहलाए। महावीर वैदिक यज्ञों और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। उनकी शिक्षा का केंद्र बिंदु था अहिंसा। परंतु महावीर की अहिंसा कोई साधारण सिद्धांत नहीं था। वह जीवन के प्रति एक गहन सम्मान और करुणा थी। उन्होंने अहिंसा को एक चरम सीमा तक पहुंचाया। उनके लिए न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहां तक कि कीट पतंगे भी एक जीवात्मा है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, उसे न मारना परम धर्म है। महावीर की शिक्षाओं का सार 3 रत्न में निहित है। 1. सम्यक दर्शन, सही विश्वास या आत्मा के प्रति सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, विशेष रूप से जीव, अजीव आदि तत्वों का ज्ञान। 3. सम्यक चरित्र, सही आचरण, जो 5 महाव्रतों पर आधारित है। ये 5 महाव्रत है। अहिंसा, किसी भी प्राणी को हिंसा न करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम। अपरिग्रह, धन संपत्ति का संग्रह न करना। अपरिग्रह का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर का मानना था कि वस्तुओं के प्रति लगाव ही दुख का कारण है। इसलिए एक साधु के लिए तो सर्वस्व त्याग आवश्यक है और एक गृहस्थ के लिए भी संयमित और सादा जीवन जीना चाहिए। महावीर ने आत्मा, जीव और कर्म के सिद्धांत पर भी बल दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक जीवात्मा शुद्ध
और ज्ञानमय है, परंतु कर्म के कण उससे चिपक जाते हैं और उसे बंधन में डाल देते हैं। तपस्या और सदाचार के द्वारा इन कर्मों को नष्ट किया जा सकता है और आत्मा को मुक्त मोक्ष किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महावीर ने जाति पांति का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। उनके संघ में सभी जातियों के लोग, यहां तक कि शूद्र और महिलाएं भी शामिल हो सकती थीं। यह उस युग की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक साहसिक चुनौती थी। गौतम बुद्ध, मध्यम मार्ग और करुणा के देवदूत। गौतम बुद्ध लगभग 583 से 483 ईसा पूर्व का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। वे भी एक राजकुमार थे जिनका बचपन ऐश्वर्य और विलासिता में बीता, परंतु मानव जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखकर उनका मन वैराग्य से भर गया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को त्याग कर संन्यास ले लिया। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं हो जाता तब तक वे उठेंगे नहीं। और वहां फिर उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों में बांटना शुरू किया और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। बुद्ध एक व्यावहारिक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने उन गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों में न पड़कर, जिनका कोई अंत नहीं है, मनुष्य के दुख और उसके निवारण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी शिक्षा का सार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में निहित है। 4 आर्य सत्य। 1. दुख। संसार दुखमय है। बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, जो अप्रिय है उससे मिलना दुख है, जो प्रिय है उससे बिछड़ना दुख है, इच्छा पूरी न होना दुख है। 2. दुख समुदाय। दुख का कारण तृष्णा, लालसा, इच्छा है। 3. दुख निरोध। तृष्णा का नाश करने से दुख का नाश हो जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह कोई क्रमिक सीढ़ी नहीं बल्कि 8 सिद्धांत है जो एक साथ अपनाए जाने चाहिए। यह मार्ग अति कठोर तपस्या और भोग विलास के बीच का मध्यम मार्ग है। मुख्यम सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 4 आर्य सत्यों में विश्वास। मुख्यम संकल्प, सही निश्चय, हिंसा और क्रोध से मुक्ति का संकल्प। मुख्यम वाक, सही वाणी, झूठ, 3 कर्ण, बांध से अंतिम बात की गई है। चुगली, कटु वचन और व्यर्थ बकवास से दूर रहना। 4. सम्यक कर्मांत, सही कर्म, चोरी, हिंसा और व्यभिचार से दूर रहना। 5. सम्यक आजीव, सही जीविका, हिंसक या अनैतिक व्यवस्था न अपनाना। सम्यक व्यायाम, सही प्रयत्न, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मृति, शरीर और मन के क्रियाकलापों के प्रति सजग रह। उनका धर्म नैतिकता और मनोविज्ञान पर आधारित था, धर्मशास्त्र पर नहीं। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया परंतु एक स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारा। उनका अनात्मवाद का सिद्धांत बहुत ही विशिष्ट है। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म ने भी जाति पाति का विरोध किया और अपने संघ के द्वार सभी के लिए खोल दिए, चाहे वह किसी भी जाति या लिंग का हो। बुद्ध की करुणा और मैत्री का संदेश इतना विस्तृत था कि उन्होंने अपने शिष्यों को जन कल्याण के लिए जन जन तक जाकर उपदेश देने को कहा। विद्रोह और संश्लेषण, एक नए भारत का निर्माण। बुद्ध और महावीर का आंदोलन एक स्पष्ट विद्रोह था, ब्राह्मणवादी कर्मकांड के विरुद्ध, जाति व्यवस्था के विरुद्ध और पशु बलि के विरुद्ध। परंतु यह विद्रोह केवल नकारात्मक नहीं था, इसने वैदिक परंपरा के सकारात्मक तत्वों को आत्मसात करते हुए एक नए संश्लेषण सिंथेसिस की रचना की। उदाहरण के लिए वैदिक दर्शन के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो बुद्ध और महावीर ने स्वीकार। उपनिषदों के आत्मज्ञान और आत्मसंयम के विचार को उन्होंने और अधिक विकसित किया और उसे जनसाधारण तक पहुंचाया। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं पाली और प्राकृत में उपदेश दिए जिससे उनकी शिक्षाएं आम लोगों तक पहुंच सकीं। ये संश्लेषण ही भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति रही है। ये नए विचारों को स्वीकार करती है, पुराने को नहीं मारती बल्कि उन्हें एक नया रूप देती है। बुद्ध और महावीर ने वैदिक धर्म की कमियों पर प्रहार किया और इस प्रहार ने हिंदू धर्म को भी सुधारने का अवसर दिया। बाद के वर्षों में हिंदू धर्म ने अहिंसा और करुणा जैसे बौद्ध तत्वों को अपनाया और पशु बलि का महत्व कम हो गया। विरासत और प्रासंगिकता, जब दुनिया हिंसा, असमानता,
भौतिकवाद और मानसिक अशांति से जूझ रही है। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हो उठती है। अहिंसा और करुणा। एक ऐसे युग में जब हिरोशिमा, ऑश्विट्स और अनगिनत युद्धों ने मानवता को कलंकित किया है, अहिंसा का सिद्धांत ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है। यह केवल व्यक्तिगत जीवन का सिद्धांत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का आधार होना चाहिए। मध्यम मार्ग। पूंजीवादी अति उपभोग और साम्यवादी जबरदस्ती के बीच बुद्ध का मध्यम मार्ग एक संतुलित जीवन शैली का सुझाव देता है। यह हमें सिखाता है कि लालसा और आसक्ति ही दुख का मूल है। विज्ञान और तर्क का दृष्टिकोण। बुद्ध ने अंधविश्वास और रूढ़ियों को नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव को महत्व दिया। उन्होंने कहा, जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को आग में तपाकर काटकर रगड़ता है, वैसे हे भिक्षुओं, तुम मेरे शब्दों को तब तक स्वीकार न करो जब तक उन्हें तर्क और अनुभव से न परख लो। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज के युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक समानता। जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध उनका संघर्ष आज भी उतना ही प्रेरणादायक है। एक ऐसे समाज का निर्माण जहां मनुष्य की पहचान उसके कर्म से हो, उसकी जाति से नहीं, यह आज भी हमारा लक्ष्य है। जेल की इस कोठरी में बैठकर मैं सोचता हूं कि भारत ने बुद्ध जैसा महान पुत्र दुनिया को दिया, परंतु क्या हमने उसकी शिक्षाओं को भुला दिया? आज का भारत सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत घृणा और भौतिक लालसा में उलझा हुआ है। क्या यही वह धरती है जहां करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों का जन्म हुआ था? परंतु निराशा का कोई कारण नहीं है। बुद्ध और महावीर की विरासत केवल मंदिरों और मठों तक सीमित नहीं है, वह भारतीय मन की गहराई में बसी हुई है। आज भी जब कोई व्यक्ति दुख से मुक्ति का मार्ग खोजता है, जब कोई अहिंसा की बात करता है, जब कोई सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता है, तो वह अनजाने में ही सही उसी महान परंपरा का अनुसरण कर रहा होता है। बुद्ध और महावीर का युग विद्रोह का युग था, परंतु यह विद्रोह विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए था। इसने एक नए, अधिक मानवीय और तार्किक भारत का निर्माण किया। अब हम आगे बढ़ेंगे उस युग की ओर जब यह नया भारत अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के शिखर पर पहुंचा। अध्याय 4। भारत का प्रथम साम्राज्य, मौर्य वंश। इतिहास की धारा कितनी विचित्र है। एक ओर बुद्ध और महावीर जैसी महान आत्माएं अहिंसा और करुणा का संदेश दे रही थीं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक क्षितिज पर एक ऐसी शक्ति का उदय हो रहा था जिसने पहली बार इस विशाल उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को एक सूत्र में बांध दिया। यह विरोधाभासी प्रतीत होता है। अहिंसा के प्रवर्तकों के युग में ही भारत ने अपना सबसे शक्तिशाली साम्राज्य देखा, परंतु यही तो भारत की जटिल सुंदरता है, जहां आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य का उदय केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्रांति थी। इसने साबित कर दिया कि भारत के विविधतापूर्ण भूभाग और जनसमूह को एक राज्य के अंतर्गत संगठित किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर इस साम्राज्य ने एक ऐसे सम्राट को जन्म दिया जिसने विजय के बजाय धर्म की विजय को अपना लक्ष्य बनाया। सम्राट अशोक। पृष्ठभूमि, अराजकता से एकता की ओर। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद का काल छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों के बीच संघर्ष का दौर था। उत्तर भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। इसी मगध की नींव पर मौर्य साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। इस उथल पुथल के युग में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, सिकंदर का आक्रमण। 386 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि वह ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ पाया और उसकी मृत्यु के बाद उसकी सेना वापस लौट गई, परंतु उसने उत्तर पश्चिमी भारत की छोटी छोटी रियासतों को कमजोर कर दिया और एक ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को रेखांकित किया जो बाहरी आक्रमणों का मुकाबला कर सके। इसी शून्य को भरने के लिए एक नए राजवंश ने जन्म लिया, मौर्य वंश। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने कुटिल राजनीति के महान अध्यापक चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का अंत करके मगध की गद्दी पर अधिकार किया।
चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी अपनी विद्वत्ता और व्यावहारिकता के लिए आश्चर्यचकित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, साम्राज्य का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 358 से 358 ईसा पूर्व असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने न केवल उत्तर भारत के राज्यों को जीता, बल्कि सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। उनका साम्राज्य पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। यह भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। चंद्रगुप्त का दरबार मेगास्थनीज जैसे यूनानी राजदूत की उपस्थिति से इंटरनेशनल कैरेक्टर रखता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, हालांकि मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है, उसके अंश अन्य ग्रंथों में मिलते हैं, हमें उस युग के भारत के बारे में कीमती जानकारी देती है। उसने पाटलिपुत्र नगर की भव्यता, प्रशासन की कुशलता और समाज की संरचना का विस्तृत वर्णन किया है। अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और अपने पितृ बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में सल्लेखना उपवास द्वारा शरीर त्याग दिए की विधि से अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना भारतीय इतिहास में एक राजा द्वारा सांसारिक सत्ता के प्रति वैराग्य का एक अनूठा उदाहरण है। बिंदुसार साम्राज्य का संरक्षक चंद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार लगभग 293 से 73 ईसा पूर्व राजा बने। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा और उसका विस्तार किया। उन्होंने अमित्रघात, शत्रुओं का संहार करने वाला की उपाधि धारण की। उनके दरबार में भी सीरिया के राजा के एक राजदूत डायमेक्स उपस्थित थे, जो इस बात का प्रमाण है कि मौर्य साम्राज्य का विदेशों के साथ राजनयिक संबंध बना रहा। अशोक विजेता से धर्मशोक तक बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक लगभग 260-232 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे। अशोक के आरंभिक वर्षों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु उनके शासनकाल की 9वीं वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उनके जीवन बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। कलिंग की लड़ाई। कलिंग आधुनिक उड़ीसा एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। अशोक ने उसे जीतने का निश्चय किया। युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ। एक शिलालेख के अनुसार 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए और इससे कई गुना मोर लोग युद्ध के प्रभाव से मर गए। इस नरसंहार ने अशोक के हृदय को झकझोर कर रख दिया। विजय की खुशी के स्थान पर उनके मन में गहरी पीड़ा और पश्चाताप भर गया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का सदैव के लिए त्याग कर दिया और बुद्ध के धम्म को अपना लिया। इस प्रकार चंडशोक, क्रूर अशोक, धर्माशोक, धर्म के अनुयायी अशोक बन गए। अशोक का धम्म, लौकिक नैतिक संहिता। अशोक का धम्म कोई नया धर्म या पंथ नहीं था, यह एक लौकिक नैतिक जीवन दर्शन था जो सभी मनुष्यों के लिए था। उन्होंने अपने इस धम्म के सिद्धांतों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में स्थापित करवाया। ये शिलालेख आज भी हमें अशोक के विचारों और कार्यों से सीधे जोड़ते हैं। अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत थे: 1. अहिंसा, जीव हत्या पर रोक, विशेषकर यज्ञों और राजभोजों में। उन्होंने शिकार का त्याग किया और पशुओं की रक्षा के लिए कानून बनाए। 2. सदाचार, माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, मित्रों, संबंधियों और दासों के साथ दया का व्यवहार। सहिष्णुता, सभी धर्मों और संप्रदायों का आदर। उन्होंने कहा कि दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके मूल तत्वों को समझना चाहिए। 4. जन कल्याण, लोगों के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं और चिकित्सालय बनवाए, पेड़ लगवाए। 5. धम्म यात्राएं, युद्ध और शिकार की यात्राओं के स्थान पर अब वे धर्म के प्रचार के लिए यात्राएं करने लगे। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए देश विदेश में प्रचारक भेजे। उन्होंने श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, मकदूनिया आदि देशों में अपने दूत भेजे। यह विश्व इतिहास में धर्म प्रचार की पहली व्यवस्थित कोशिश थी। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
मौर्य प्रशासन एक कुशल तंत्र मौर्य साम्राज्य की सफलता का आधार था उसका अत्यंत कुशल और केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इस तंत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। केंद्रीय शासन सम्राट सर्वोच्च शासक था, परंतु उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। प्रांतीय शासन साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिनका शासन राजकुमारों या राज्यपालों के हाथ में था। राजकोष और कर व्यवस्था राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/4 से 1/6 हिस्सा होता था। इसके अलावा व्यापार, उद्योग और चुंगी पर भी कर लगते थे। नगर प्रशासन मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। नगर का प्रबंधन एक समिति के हाथ में होता था, जो सफाई, व्यापार, जनसंख्या का रजिस्ट्रेशन, सार्वजनिक सुरक्षा आदि का कार्य देखती थी। जासूसी तंत्र राज्य में एक विशाल जासूसी तंत्र गूढ़ पुरुष काम करता था, जो सम्राट को प्रशासन और जनता की भावनाओं की जानकारी देता था। सेना मौर्य सेना अत्यंत विशाल और संगठित थी। इसमें पैदल, घोड़सवार, रथ और हाथी सेना शामिल थी। अर्थव्यवस्था और समाज मौर्य काल में कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। सिंचाई के लिए नहरें और तालाब बनाए गए। लोहे का व्यापक प्रयोग होता था। हथियार, औजार और अन्य उपकरण बनाए जाते थे। वस्त्र निर्माण, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, मनके बनाना आदि उद्योग विकसित थे। व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर के देशों के साथ थे। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण मौजूद थे, परंतु अशोक के धम्म ने सामाजिक समरसता पर बल दिया। दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु अशोक ने दासों के साथ मानवीय व्यवहार का आग्रह किया। कला और स्थापत्य मौर्य काल में कला और स्थापत्य का भी विकास हुआ। अशोक के स्तंभ अपनी चमकदार पालिश और सुंदर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने रहे, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह स्तंभ मौर्य साम्राज्य की शक्ति और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रतीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए स्तूपों का निर्माण भी करवाया। सांची का स्तूप इसी काल की देन है, हालांकि बाद के युगों में इसका और विस्तार हुआ। पतन और विरासत अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। साम्राज्य के विशाल आकार को संभालना कठिन हो गया। आर्थिक कठिनाइयां आईं और केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई। अंततः 186 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना की। परंतु मौर्य साम्राज्य, विशेषकर अशोक का शासन, भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में चमकता है। अशोक ने यह साबित कर दिया कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव सेना और भय पर नहीं, बल्कि धर्म और प्रजा के कल्याण पर टिकी हो सकती है। उनका धम्म आज भी विश्व शांति और मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। जेल की इस कोठरी में बैठकर मैं सोचता हूं, क्या आज का भारत अशोक के सपनों का भारत है? क्या हमने उस सहिष्णुता, अहिंसा और जनकल्याण के सिद्धांतों को अपनाया है? आज जब दुनिया युद्ध और हिंसा में जल रही है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में फिर से छोटे छोटे राज्यों का युग आया, परंतु अगले कुछ शताब्दियों में भारत फिर से एक नए स्वर्ण युग की ओर बढ़ेगा। गुप्त साम्राज्य का युग, जब भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान अपने चरम शिखर पर पहुंच गया। और उस यात्रा में हम मौर्य काल की नींव पर खड़े एक और महान साम्राज्य को देखेंगे। अध्याय 5, स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य और सांस्कृतिक प्रफुल्लता। अहमदनगर किले की इस एकांत कोठरी में जहां समय ठहर सा गया है, इतिहास के पन्नों में डूबना एक विचित्र अनुभव देता है। मौर्य साम्राज्य के विशाल फैलाव और अशोक के धर्म के प्रकाश के बाद भारत का राजनीतिक मानचित्र फिर से खंडित हो गया था। परंतु यह विखंडन स्थिरता की तलाश का एक चरण था, और फिर 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने न केवल भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा, बल्कि उसे एक ऐसी सांस्कृतिक और बौद्धिक ऊंचाई पर पहुंचाया जिसकी चमक आज भी कम नहीं हुई है। यह था गुप्त साम्राज्य का युग, भारत का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग की संज्ञा केवल राजनीतिक एकीकरण के कारण नहीं दी गई। यह वह काल था जब भारतीय मन अपनी पूरी सृजनात्मक शक्ति के साथ फूट पड़ा,
विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, अर्थव्यवस्था। यह उन्नति इतनी व्यापक और गहन थी कि इसे सांस्कृतिक प्रफुल्लता कहना ही सबसे उचित है। साम्राज्य का उदय, स्थापना और विस्तार गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी, जिन्होंने लगभग 240 से 280 ईस्वी तक मगध क्षेत्र में शासन किया। परंतु इस वंश को वास्तविक साम्राज्य का रूप देने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 335 ईस्वी को जाता है। उन्होंने एक सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमारी देवी के साथ विवाह। यह विवाह केवल एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं था, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक साझेदारी की शुरुआत थी जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव मजबूत की। इस विवाह से मिली प्रतिष्ठा और संसाधनों ने चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज, महान राजाओं का राजा की उपाधि धारण करने में सक्षम बनाया। उनके पश्चात समुद्रगुप्त लगभग 333 से 375 ईस्वी सिंहासन पर बैठे। समुद्रगुप्त एक असाधारण सेनानायक और कूटनीतिज्ञ थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो एक प्रशस्ति के रूप में है, उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन करता है। उन्होंने न केवल उत्तर भारत के अनेक राज्यों को जीता, बल्कि दक्षिण के अनेक शासकों को भी पराजित कर उन्हें अपना कर्द बनाया। उनकी नीति विलक्षण थी। जिन दूरदराज के राज्यों को सीधे शासन में बांधना कठिन था, उन्हें स्वायत्तता देकर केवल कर टैक्स वसूल किया गया। यह दूरदर्शिता एक विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक थी। समुद्रगुप्त के बाद एक संक्षिप्त अंतराल में रामगुप्त के शासन के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 415 ईस्वी सिंहासन पर बैठे, जो विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने साका शक शासकों को पराजित करके साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी तट तक किया, जिससे व्यापार को। इसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे सम्राटों ने साम्राज्य को स्थिर रखने का प्रयास किया, परंतु हुणों के आक्रमण और आंतरिक कमजोरियों के कारण अंततः 6वीं शताब्दी के मध्य तक यह महान साम्राज्य समाप्त हो गया। विज्ञान और दर्शन में अभूतपूर्व प्रगति गुप्त काल की सबसे चमकदार विरासत विज्ञान और गणित के क्षेत्र में हुई उन्नति है। इस युग ने ऐसे विद्वान पैदा किए जिनकी खोजों ने न केवल भारत बल्कि विश्व के ज्ञान भंडार को समृद्ध किया। गणित और खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट इस युग के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने शून्य जीरो की अवधारणा को स्पष्ट किया, दशमलव प्रणाली को विकसित किया और पाई का सन्निकट मान बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह विचार अपने समय से सैकड़ों वर्ष आगे था। वराहमिहिर एक अन्य प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बृहत संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की। चिकित्सा विज्ञान। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक जैसे विद्वानों के ज्ञान को संहिताबद्ध किया गया और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, सर्जरी के विस्तृत और अद्भुत विवरण मिलते हैं, जिनमें प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी जैसे जटिल ऑपरेशन शामिल हैं। चरक संहिता आयुर्वेदिक दवाओं और निदान पद्धति का एक महान ग्रंथ बना। एक धातु विज्ञान। इस युग की तकनीकी कुशलता का सबसे साक्षात उदाहरण दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है। लगभग 402 ईस्वी में निर्मित यह स्तंभ सदियों बीत जाने के बाद भी जंग से मुक्त है। यह उस युग के धातुकर्मियों की उन्नत ज्ञान और कौशल का एक मूक लेकिन मजबूत सबूत है। साहित्य और कला का अपूर्व विकास। गुप्त काल में साहित्य और कला ने वह शास्त्रीय रूप और सौंदर्यबोध प्राप्त किया जो आज तक भारतीय कला की पहचान बना हुआ है। साहित्य। संस्कृत भाषा ने इस युग में अपना सर्वोच्च शिखर छुआ। महाकवि कालिदासा इस युग की सबसे बड़ी साहित्यिक विभूति हैं। उनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश न केवल अपने काव्यात्मक सौंदर्य के लिए बल्कि मानवीय भावनाओं की गहरी समझ के लिए अमर है। शूद्रक का मृच्छकटिका, मिट्टी की गाड़ी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जैसे नाटक साहित्य की अनमोल धरोहर है। इसी काल में पंचतंत्र जैसी लोकप्रिय कहानियों को संकलित किया गया। कला और स्थापत्य। गुप्त कला की विशेषता उसकी गरिमा, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक रूपरेखा थी। सारनाथ में बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनी, उनमें अभय मुद्रा और शांति की अद्भुत अभिव्यक्ति देखने को मिलती है।
अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रकारी इस युग की चित्रकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इन चित्रों में मानवीय और प्राकृतिक दृश्यों को इतनी कुशलता से उकेरा गया है कि वे आज भी जीवंत प्रतीत होते हैं। स्थापत्य कला में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर जैसे नमूने, जिनमें नागर शैली के आरंभिक रूप देखने को मिलते हैं, इस युग की देन है। सामाजिक जीवन और प्रशासनिक सुव्यवस्था। प्रशासन। गुप्त शासन एक केंद्रीकृत परंतु लचीली व्यवस्था थी। सम्राट शीर्ष पर होता था, परंतु साम्राज्य को प्रांतों, फुक्ति, जिलों, विषय और गांवों में बांटकर शासन चलाया जाता था। गांवों को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। न्याय प्रणाली उदार थी, कठोर दंड का प्रावधान कम था और जुर्माना एक सामान्य सजा थी। आर्थिक समृद्धि। गुप्त धार्मिक सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। गुप्त सम्राट स्वयं वैष्णव हिंदू थे और इस युग में हिंदू धर्म ने अपने वैदिक रूप को पुनः स्थापित किया। पुराणों को उनका वर्तमान स्वरूप इसी युग में मिला। परंतु इन सम्राटों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता। बौद्ध और जैन धर्म को समान रूप से संरक्षण और दान मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान शिक्षा केंद्र, जहां हजारों छात्र और विद्वान अध्ययन करते थे, को गुप्त सम्राटों का भरपूर संरक्षण प्राप्त था। यह धार्मिक सहमति ही थी जिसने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जहां विभिन्न विचारधाराएं फल फूल सकी। गुप्त संस्कृति का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। व्यापार और धर्म प्रचार के माध्यम से भारतीय कला, साहित्य, भाषा और राजनीतिक विचार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में पहुंचे और वहां की स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलकर नए रूपों में विकसित हुए। स्वर्ण युग की विरासत। जेल की इस कोठरी में बैठकर जब मैं गुप्त युग के इतिहास पर विचार करता हूं, तो एक प्रश्न मन में उठता है, क्या कोई भी युग वास्तव में स्वर्ण युग हो सकता है? क्या उस युग में सभी प्रकार की बुराइयां और पीड़ाएं नहीं थीं? निश्चित रूप से वे रही होंगी, परंतु एक स्वर्ण युग की पहचान उसकी समग्र सृजनात्मक ऊर्जा, बौद्धिक जिज्ञासा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से होती है, और इन सभी मापदंडों पर गुप्तकाल खरा उतरता है। यह वह युग था जब भारत ने दुनिया को शून्य दिया, चिकित्सा विज्ञान में अद्भुत प्रगति की, साहित्य में कालिदास जैसा कवि दिया और कला में अजंता जैसी अमर कृति रची। यह सब एक स्थिर, समृद्ध और सहिष्णु सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के कारण संभव हो सका। आज जब हम एक आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माण का सपना देख रहे हैं, गुप्त युग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उस सहिष्णुता से सीख सकते हैं जो सभी धर्मों और विचारों का सम्मान। अध्याय 6। दक्षिण का गौरव। चोल, चेर और पांड्य। अहमदनगर किले की खिड़की से दक्षिण की ओर देखते हुए मेरा मन अक्सर उन दूरस्थ भूभागों की यात्रा पर निकल पड़ता है जिनकी गाथाएं उत्तर भारत की महान घटनाओं के मध्य कहीं ओझल सी हो जाती हैं। भारत की खोज केवल गंगा के मैदानों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा विशाल और बहुरंगी ताना बाना है जिसके हर धागे का अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व है। और यदि उत्तर में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने भारत को राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक ऊंचाई दी, तो दक्षिण ने भी किसी मामले में स्वयं को कम नहीं रखा। वहां एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जो अपनी नौसैनिक शक्ति, अद्भुत स्थापत्य कला, साहित्य और व्यापारिक कुशलता के लिए विश्वविख्यात हुई। दक्षिण भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही 3 महान राजवंशों, चेर, चोल और पांड्य के इर्द गिर्द घूमता रहा है। इन्हें मूवेंद्र या 3 राजा कहा जाता था। इनके बीच प्रतिद्वंदिता और सहयोग की कहानी सदियों तक चली। ये वंश केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। इन्होंने एक ऐसी संगम साहित्य हमें उस युग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है। इसमें प्रेम और युद्ध, दान और व्यापार, वीरता और करुणा का मार्मिक चित्रण मिलता है। यह साहित्य इस बात का प्रमाण है कि उत्तर में जब संस्कृत का वैभव फल फूल रहा था, दक्षिण में तमिल भाषा और संस्कृति अपने पूरे शबाब पर थी। चेर राजवंश। मसालों के स्वामी चेर साम्राज्य का विस्तार आधुनिक केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी तटीय भागों पर था। उनकी राजधानी वंजी या करूवूर थी। समुद्री व्यापार में अग्रणी थे। उनका रोमन साम्राज्य, अरब देशों और यहां तक कि मिस्र तक के साथ सीधा व्यापारिक संबंध था। काली मिर्च, हाथीदांत, सुगंधित लकड़ियां और मोती उनके निर्यात के प्रमुख सामान थे।
रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार इतना फल फूल रहा था कि रोम से सोने के सिक्कों का एक बड़ा प्रवाह दक्षिण भारत में होता था, जिसके साक्ष्य आज भी मिलते हैं। चेर राजाओं ने अपनी नौसैनिक शक्ति के बल पर समुद्री मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखा। प्रसिद्ध चेर राजा सेमगुट्टुवन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उत्तर भारत तक यात्रा की थी, ऐसा संगम साहित्य से पता चलता है। चेर शासकों ने कृषि को भी बढ़ावा दिया और बांधों व नहरों का निर्माण करवाया। पांड्य राजवंश। मोतियों और साहित्य की भूमि पांड्य साम्राज्य प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। उनकी राजधानी मदुरै एक विशाल और समृद्ध नगरी थी, जो व्यापार और साहित्य दोनों का केंद्र थी। यहीं पर संगम सभाओं का आयोजन होता था। पांड्य राजाओं को मोतियों का राजा कहा जाता था, क्योंकि उनके तटों से उच्च कोटि के मोती प्राप्त होते थे। पांड्य शासकों ने व्यापार और साहित्य दोनों को समान रूप से संरक्षण दिया। मदुरै नगर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यूनानी और रोमन लेखकों ने भी पांड्य साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। एक रोमन लेखक ने लिखा है कि पांड्य दरबार में रोम के राजदूत भी उपस्थित रहते थे। इससे पता चलता है कि चोल राजवंश एक नौसैनिक साम्राज्य का उदय। यद्यपि चोल वंश बहुत प्राचीन है, परंतु इसकी सबसे बड़ी महानता 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच देखने को मिली। इस स्वर्णिम दौर में चोल साम्राज्य न केवल दक्षिण भारत का, बल्कि संपूर्ण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल थे, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में तंजावुर को जीतकर चोल शक्ति की नींव रखी। परंतु इस साम्राज्य को वास्तविक विस्तार और महानता प्रदान की राजाराज चोल प्रथम 985 से 10,014 ईस्वी ने। उन्होंने दक्षिण के पांड्य और चेर राज्यों को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। परंतु राजाराज चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी नौसैनिक शक्ति थी। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया और मालदीव द्वीप समूह तक अपनी नौसैनिक शक्ति का परचम लहराया। उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी ने इस साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी विजय अद्वितीय थीं। उन्होंने न केवल दक्षिण के सभी राज्यों को अपने अधीन किया, बल्कि अपनी नौसेना को बंगाल की खाड़ी के पार भेजकर श्री विजय साम्राज्य, जो आधुनिक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में फैला था, को भी पराजित किया। यह एक असाधारण नौसैनिक अभियान था, जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में चोल शक्ति का डंका बजवाया। उन्होंने उत्तर की ओर बढ़ते हुए गंगा नदी के तट तक पहुंचकर गंगईकोंड चोलपुरम, वह स्थान जहां चोलों ने गंगा को लूटा, नामक नई राजधानी बसाई और एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। चोल प्रशासन, स्थानीय स्वशासन का अनूठा मॉडल। चोल प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत कुशल और विकेंद्रीकृत थी। साम्राज्य को मंडलम, वलनाडु और नाडु जैसी इकाइयों में बांटा गया था। सबसे रोचक बात यह है कि गांवों को पूरी स्वायत्त। इन सभाओं के कार्यों का विवरण तंजावुर और उदयालूर के शिलालेखों में मिलता है, जो आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत और पारदर्शी है। कुछ गांवों में सभा के सदस्यों का चुनाव लॉटरी कुट्टम के द्वारा किया जाता था, जो एक प्रकार का प्राचीन लोकतंत्र था। यह व्यवस्था विश्व इतिहास में एक अनूठी मिसाल है। कला और स्थापत्य का चरमोत्कर्ष। चोल काल कला और स्थापत्य के क्षेत्र में दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। वास्तुकला। चोल राजाओं ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। राजाराज चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर या राजाराजेश्वरम इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का विमान गर्भगृह के ऊपर का शिखर 66 मीटर ऊंचा है और यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी अपनी मूर्तिकला, इस युग की कांस्य मूर्तियां विश्वविख्यात है। नटराज, नृत्य करते हुए शिव की मूर्तियां इस काल की कलात्मक उत्कृष्टता की परिचायक हैं। इन मूर्तियों में गति, भाव और दार्शनिक गहराई का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सामाजिक आर्थिक जीवन। चोल काल में समाज सुसंगठित और समृद्ध था। कृषि उन्नत अवस्था में थी और सिंचाई के लिए बांधों, तालाबों और नहरों का जाल बिछा हुआ था। व्यापार वाणिज्य, विशेषकर समुद्री व्यापार, फल फूल रहा था।
तमिलनाडु के कावेरीपट्टनम, पुहार और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों का प्रभाव था, परंतु व्यापारी और किसान समृद्ध थे। स्त्रियों की दशा अपेक्षाकृत अच्छी थी और वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय भाग लेती थीं। भक्ति आंदोलन ने, जिसमें अलवार और नयनार संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समाज को एक नई दिशा दी। पतन और विरासत। 13वीं शताब्दी के बाद चोल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। पांड्यों के उदय और आंतरिक कमजोरियों के परंतु चोल, चेर और पांड्यों की विरासत आज भी जीवित है। तंजावुर और गंगईकोंड-चोलपुरम के मंदिर आज भी अपनी भव्यता से दर्शकों को अचंभित करते हैं। तमिल साहित्य और भाषा में उनका योगदान अमर है और सबसे बढ़कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की शक्ति केवल उत्तर में ही केंद्रित नहीं थी। दक्षिण ने भी राजनीतिक सामर्थ्य, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक समृद्धि के नए मानदंड स्थापित किए। जेल की इस कोठरी में बैठकर मैं सोचता हूं, क्या आज का भारत उस सामर्थ्य को पहचानता है? क्या हमने दक्षिण के इस गौरवशाली इतिहास को उचित स्थान दिया है? भारत की एकता तभी सार्थक होगी जब हम उसकी विविधता के हर पहलू को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। दक्षिण का यह गौरव केवल तमिल लोगों की धरोहर नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की अमूल्य निधि है। यह खोज का सफर अभी थमा नहीं है। अगले पड़ाव पर हम उत्तर भारत में एक नए संकट और एक नई शक्ति के उदय को देखेंगे, इस्लाम का आगमन और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। परंतु यह याद रखना जरूरी है कि भारत का इतिहास एक सूत्री नहीं रहा है। जब उत्तर में तूफान उठ रहे थे, दक्षिण अपनी एक अलग चमक बिखेर रहा था, और यही बहुरंगी चमक ही भारत की वास्तविक पहचान है।